नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और स्थानीय लोगों पर बढ़ती अत्याचार की घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं बढ़ गई हैं। इन हालातों पर दुनिया की 21 देशों ने चिंता जताई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 21 देशों ने कहा है कि अफगानी महिलाओं और लड़कियों, उनके शिक्षा, काम और आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही छिपे शब्दों में चेतावनी भी दी है कि हालात बेकाबू उठाने से नहीं चूकेंगे। इसी के साथ नाटो ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए 30 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई। नाटो को भी अफगानिस्तान के हालात की चिंता है, वो इसीलिए कि 2003 से नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान में थीं और इस दौरान उन्होंने तालिबानियों से सीधा मोर्चा लिया। 2014 से अपनी रणनीति में बदलाव किया। इसके बाद अफगान सेना को प्रशिक्षित करना शुरू किया। अरबों डॉलर खर्च कर दिए गए। प्रशिक्षण के बावजूद अफगान सुरक्षा बल तालिबान के सामने नहीं टिक सके। नाटो इस पर विचार कर रहा है कि कहीं ये रणनीतिक चूक तो नहीं है। इन हालातों में अफगानिस्तान पर नाटो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अगली रणनीति हो सकती है। अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा या तालिबान की मुश्कें कसी जाएंगी। इस मामले में भारत की क्या भूमिका होगी, इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। काबुल में अफरा तफरी का माहौल है। सुरक्षा को लेकर आम नागरिक खौफ के साए में है और किसी तरह अफगानिस्तान छोड़ देना चाह रहा है। इसी बीच तालिबान ने यह भी साफ कर दिया कि अफगानिस्तान को अब एक सत्तारूढ़ काउंसिल के द्वारा चलाया जाएगा। इस्लामी आतंकवादी आंदोलन के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अंखुंदजादा समग्र इसके प्रभारी बने रहेंगे। अंखुंदजादा संभवतः काउंसिल के प्रमुख के ऊपर एक भूमिका निभाएंगे जो देश के राष्ट्रपति के समान होगा। अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं होगा, ये तय है। अफगानिस्तान में सिर्फ शरिया कानून और वही रहेगा। तो अब तालिबान पर घमासान है। अफगानिस्तान के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अफगानी आवाम पर तालिबानी जुर्म शुरू हो चुका है और खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं पर गंभीर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो अब इसको लेकर के, अफगानिस्तान के हालातों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता में है। तो वहीं 21 देशों ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है, जिन्हें नाटो भी कहते हैं। इसने चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर वो सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसको भी काबू में किया जाएगा। इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वहीं सुमन शर्मा जी, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल प्रफुल्ल सर आपसे है। सर, जिस तरह की स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है, नाटो देशों ने उस पर चिंता भी व्यक्त की है, लेकिन क्या लग रहा है नाटो की चिंता कितनी सही है और नाटो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि तो उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनी थी टू कीप वॉर्सो पैक्ट, यानी कि रशिया और सोवियत यूनियन की कंट्रीज को अंडर चेक, और उनके जो एंसिलरी कंट्रीज थी, पोलैंड इत्यादि वगैरह, जो वॉर्सो पैक्ट में थे, अब वो सब खत्म हो गए हैं, सब डिसमेंटल हो गया है। जब यूरोपियन कंट्रीज सारी नेटो को बनाती थी, नेटो के कारण उनके मैक्सिमम आर्मामेंट सप्लाई का इनकी बिजनेस बन गई है और सारी दुनिया की आर्मामेंट मार्केट को ये कंट्रोल करना चाहती हैं। नेटो और अमेरिका के बीच में भी हड़प चल रही है, कौन मार्केट को हड़पेगा। इसलिए नेटो का लुक ईस्ट पॉलिसी बनी है। वो पहले मिडिल ईस्ट में आई, उसके बाद नेटो अफगानिस्तान, और अब ईस्ट में आ रही है। और मजाक तो ये बन गया है कि नेटो साउथ चाइना सी में भी चली जाएगी। पर नेटो को इस समय चिंता है कि चाइना बहुत बढ़ रहा है। अफगानिस्तान जो एरिया जिसको अमेरिका कंट्रोल करना चाहता था और जिसको अंग्रेज और रशिया 250 साल पहले कंट्रोल करना चाहते थे, रशिया भी घुसा, उसकी हार हुई। अमेरिका भी 20 साल रह गया, वो भाग के चला गया। इसीलिए ये एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, नेटो इसको खोना नहीं चाहता। अगर नेटो के हाथ चल गई तो रशिया और चाइना यहाँ पे फिर अपना आधिपत्य जमा लेंगे और ये नेटो और अमेरिका को बड़ा चिंता ग्रस्त उनके लिए मजबून बन गया है। इसलिए अब जो नेटो है अपनी पूरी भूमिका को दोबारा स्टडी करेगा
और अमेरिका भी अपनी पॉलिसी की डीप स्टडी करने में लग गया है कि वो अफगानिस्तान को कितनी जरूरत है कि नहीं है। और मैं आप कहते हूँ कि अमेरिका को अफगानिस्तान की जरूरत है और किसी ना किसी तरीके से वो दोबारा अभियान शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो रशिया और चाइना बॉर्डर पे बिल्कुल बैठे हुए हैं, इसीलिए अमेरिका को बहुत सोचना पड़ेगा क्या वो मिलिट्री अभियान शुरू करे तो आज से 20 साल पहले शुरू किया था या रशिया ने जैसे किया था। ये अभी बड़ा चिंताजनक विषय है, इसके ऊपर कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। पर ये पता जरूर है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को अंदर नहीं घुसने देंगे। किसी चाहे हम उनके ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स, डैम्स, रोड्स बनाने की बात करें, कुछ भी हो, बात बिल्कुल है मिलिट्री ट्रेनिंग तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, आने नहीं देंगे। और इस समय वो ये सोच के बैठ गई है कि अब हमारे पे हमला करने वाले हैं, कौन बेटर है? क्या अमेरिका बेटर था, क्या रशिया बेटर होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा, क्या चाइना आने दें? ये चीज अभी बड़ी चिंताजनक स्थिति में है। और तालिबान के अंदर के जो फैक्शन है, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो पश्तून, जो अफगानिस्तान के पश्तून हैं और जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के, वो अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। जो लीडरशिप कोई नहीं सुनना चाहता, अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं। तभी औरतों के खिलाफ जो कार्यवाही सब चल रही है, ये कई लोगों की धारणा है कि ये इनकी भी विचार बड़े डिवाइडेड हैं इसके अंदर। पर तालिबान की लीडरशिप को पता चल गया है कि अगर हमें दुनिया की मदद चाहिए तो हमें छवि बदलनी पड़ेगी, मेंटल और रिस्पेक्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और मैं ये बता दूं, तालिबान प्रचार करने वाला होगा, पर उसको आईक्यू बहुत हाई है, इंटेलिजेंस, उसको पता है कि अब देश बदलेगा वो 1.5 महीने 2 महीने साल के लिए पंडित बन जाएगा, सब दुनिया को चौकन्ना करके फिर वापस आ जाएगा। तालिबान में ये हैसियत है और यही करेगा। जहां पे उसको अपना रंग बदलना होगा जरूर बदलेगा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो भारत की फाइनेंसेस चाहिए, चाइना उसको टोटल फाइनेंसेस देगा। और एक और बात बता दूं आपको, अब चाइना इनके जो बाकी कंट्रीज जिन्हें पैसा लगाया था, जिसपे चाइना ने पैसा लगाया था, उनको उसने डेट के अंदर डाल दिया था, कर्जा चढ़ा दिया था। अफगानिस्तान को कर्जे पे नहीं ला सकता, क्योंकि अफगानिस्तान ने जरा भी उछल कूद मचाई तो उन्होंने यूपीआर का प्रॉब्लम खोल देना है। और ओआईसी रिपब्लिक और शंघाई के, ओआईसी की कंट्रीज और शंघाई, सारे के सारे इस्लामिक देश अफगानिस्तान के साथ हो जाएंगे और चाइना को बाहर कर देंगे। इसी कारण जो है चाइना फूक के कदम लेगा, पर भारत को अंदर नहीं आने देगा। भारत की स्थिति यह है, हम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम को पे जोर देना चाहिए हमें बाकी कंट्रीज को मिला के, ताकि एटलीस्ट गुडविल को अर्न कर सके। और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम, रेड क्रॉस इत्यादि जो हमारे जाएंगे, उस पर चाइना कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि रेड क्रॉस चाइना में भी है और रेड क्रिसेंट पाकिस्तान में भी है। इसीलिए ये जो एक तरीका है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम का, ये बहुत अच्छा होगा और शांति भी आएगी। और किसी तरीके से ये अफगानियों को ये कोई नकारा नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं, वो माइंड करेंगे अगर उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम मिलते रहे। तो भारत के पास यही सहारा है अभी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मिलिट्री एक्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। चलिए, सुमन मैम भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमन जी, जिस तरह से स्थिति बन रही है, अफगानिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बदतर हैं, महिलाओं को लेकर चिंता जताई है, आप किस तरह से, आपको लगता है कि क्या स्थिति अभी वहां की है? क्या हमें जो दिखाया जा रहा है वो सही है, या जिस तरह से तालिबान के द्वारा ये भी बातें कही जा रही हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, लेकिन वीडियो एक रोज नए नए निकल कर सामने आते हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि कितनी दरिंदगी की जा रही है। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो उन्होंने पहले दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह एक विश्वास दिलाया था पूरी दुनिया को कि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, औरतें और लड़कियां पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शरिया, ये वाली चीजें अभी दो दिनों के बाद ही पता चल रहा है कि सब कुछ बदला जा रहा है और वहाँ पे जो कहा गया था वैसा कुछ नहीं है।
और डिजिटल एज में ये तो बहुत ही आसान हो गया है कि एक खबर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से और पूरी दुनिया में फैलाई जा सकती है। तो सच्चाई फटाफट सामने आ रही है। जिस तरह वीडियोस और फोटोज सामने आ रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स के बाहर जो फोटोज थे औरतों के, उनके ऊपर उन्होंने काले रंग की स्याही फैलाकर उनके फेस खराब कर दिए। और आज ही एक सुबह खबर आई है कि अफगान एयरफोर्स में 4 विमेन पायलट्स थी, जिसमें से कि एक को उन्होंने पत्थर मार के जान से मारा है। तो ऐसी वाली खबरें जो आ रही हैं, ये उस चीज के खिलाफ वादा खिलाफी होती है कि जो उन्होंने उस दिन विश्वास दिलाया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहा उन्होंने कुछ और किया उन्होंने कुछ। तो औरतों का और लड़कियों का जो एक खतरा बना हुआ था और उनके अंदर जो डर था, वो 2001 में भी जो था वो आज भी है। तो वो चीजें नहीं बदली हैं। और कल की भी एक खबर है कि जलालाबाद में उन्होंने एक औरत को जान से मारा क्योंकि सिर्फ उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था। दूसरी तरफ ये भी वो लोग कहते हैं कि बुर्के को हम कंपल्सरी नहीं बनाएंगे। तो इनके ऊपर कितना भरोसा किया जाए, ये बहुत मुश्किल है। नेटो की आपने जो बात करी, वो परसों 20 अगस्त शुक्रवार दोपहर को जो उनकी मीटिंग होने वाली है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें ये वाला टॉपिक भी डिस्कस होगा कि औरतें और लड़कियों की राइट्स को लेकर। साथ में इवैक्यूएशन प्लान्स भी वो लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे जो ग्राउंड जो जमीनी हालात हैं, वो हर रोज जो सामने आ रहे हैं चैनल्स में भी और वीडियोस में भी, वो देख के नहीं लग रहा है कि जिस तरह तालिबान 2.0 इनको बोला जा रहा है, 1.0 से पहले इनमें कोई भी फर्क है। इनका शरिया लॉ, पहली बात तो है कि औरतों को कभी आज़ादी देने के हक में था ही नहीं। और नॉन मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज, इस तरह के जो लोग हैं, उनके खिलाफ हमेशा से ये लोग रहे। पहले भी इन्होंने वही एट्रोसिटीज करी हैं और आज भी वही सारी चीजें शामिल हैं। लाइब्रेरीज को ये लोग जला रहे हैं और 1-2 फॉरेनर्स को, उनकी फैमिलीज को इन्होंने मारा है। जो लोग पिछली गवर्नमेंट में काम कर रहे थे उनको ढूंढा जा रहा है। तो इनकी बातों के ऊपर विश्वास कहाँ तक किया जा सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। बाकी आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि रशिया और चाइना की फिक्र यूएस, नेटो, इन लोगों को है कि वो आकर वहाँ ग्राउंड को ऑक्यूपाई ना किसी तरीके से करेंगे। और चाइना पाकिस्तान की सर ने जो बताया वो भी ठीक था कि उनकी फिक्र ये है कि हिंदुस्तान वहाँ ना आए किसी रूप में। लेकिन हिंदुस्तान मिलिटरीली तो क्या ही वहाँ जाएगा। उनका हमेशा से पोजीशन बड़ी क्लियर रही है कि नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, और सिर्फ हमेशा इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रूप में वो लोग गए हैं वहाँ। तो उसके लिए तालिबान ने अभी काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले दिनों में कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वेलकम करते हैं कि हिंदुस्तानी अपने आके प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। तो ये देखना अभी बाकी है कि वहाँ किस तरह का कोई गवर्नमेंट, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बनता है ताकि वहाँ लोग थोड़ा सुरक्षा फील कर सके और वहाँ जाएं प्रोजेक्ट्स को लेकर। अभी फिलहाल तो सब लोगों का ये है कि जो लोग टेक्निकल एरिया में पहुंच गए हैं वो वहाँ से इवैक्यूएट हों। और अमेरिकन वहाँ सबसे ज्यादा हैं, 15,000 के करीब। तो G7 की भी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते। उसमें अभी यूके और यूएस प्रेसिडेंट और यूके प्राइम मिनिस्टर ने अभी फोन पर ही बात करी है आज ही कि इवैक्यूएशन को लेके थोड़ा। यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ तक कहा है कि 31 अगस्त का वो डेडलाइन बढ़ाने को भी तैयार हैं अगर सभी लोग वहाँ से ना निकल पाए सुरक्षित तरीके से। तो सबसे पहले मुझे लगता है सारी कंट्रीज के दिमाग में सिर्फ ये है कि वो अपने सिटीजन्स को वहाँ से निकालें। तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी है, उसके बाद ही कुछ आगे देखने को मिलेगा। चलिए प्रफुल्ल सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्या स्थिति अब अफगानिस्तान की बनेगी? क्या वहाँ पर किसी तरह का कोई शासन हो पाएगा? किस तरह से वहाँ जो सरकारें हैं या जो किस तरह से शासन चलेगा वहाँ पर? क्या स्थिति होगी अफगानिस्तान की? 45 आपको स्थिति पता चल जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैं पहले कह रहा था कि ये जो तालिबान की लीडरशिप है, इसका लोअर लेवल एचेलॉन्स पे, लोअर लीडरशिप पे कंट्रोल बड़ा कम है। ये कारण है कि अगर लीडरशिप कहता भी है कि हम भारत के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, नीचे वाले नहीं रेडी होते। तो यही जो सुमन जी कह रही थी कि इनके बिहेवियर से पता नहीं चलता, नीचे जाके ये कह रहा है कि हमें इज्जत करेंगे औरत की, कोई जाके वहां पे रेपिंग शुरू कर दे। ये प्रॉब्लम है।
जो लैक ऑफ कमांड एंड कंट्रोल ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये प्रॉपर आर्मी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक लूज ट्राइबल का जुट बने हुए हैं, इसीलिए इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए इन पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक तो बात मानिए, पर जैसे आप कह रहे हैं कि अब आगे की क्या हमें क्या करना चाहिए, हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि ये जो सबसे ज्यादा जो OIC की कंट्रीज है, शंघाई कोऑपरेशन की कंट्रीज हैं, इनकी लीडरशिप से हमें पता चलेगा कि क्या अफगानिस्तान को कितना सपोर्ट करते हैं या करते हैं कि नहीं करते। इस अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं नहीं, बात सारी वहां से चलेगी। सऊदी अरेबिया की और UAE की आवाज तो है, उसका फायदा अमेरिका और उठाएंगे, और उसके तदनुसार अमेरिका और नेटो कार्यक्रम करेंगे। नेटो और अमेरिका का कार्यक्रम मिलिट्री भी हो सकता है आफ्टर 3 और 4 months। मैं ये नहीं रूल आउट करता, कब बात बदल जाए। अगर अमेरिका सोचे कि अफगानिस्तान हाथ से निकल रहा है, तो सारी कंट्रीज मिलके, जैसे इराक में किया था 37 कंट्रीज टुगेदर, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अफगानिस्तान में हमला बिना कारण भी किया गया था, तो हमला करने का प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं है, पर क्वेश्चन ये है उन्हें डेड बॉडीज बैक होम जो जाती हैं उसका प्रॉब्लम है। तो एरियल अटैक पे सबसे ज्यादा वो जोर देंगे, और सबसे हमारी प्रॉब्लम वही की वही रहेगी इस समय कि हम क्या करें। आप नेटो आ रही है या क्वाड्स है, क्वाड्स की जो साउथ चाइना सी में क्वाड बनी है, एक क्वाड यहाँ पे भी बनाई है इन्होंने, जिसमें उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका ये मिले हुए हैं, ये भी क्वाड्स है यहाँ पे। क्वेश्चन है इस क्वाड्स का क्या महत्व है, अमेरिका को ये देखना पड़ेगा। क्या साउथ चाइना सी के में अफगानिस्तान को आप ला सकते थे, पर इसलिए नहीं ला सकते, अब पहले ला सकते थे। अब तालिबान की हुकूमत है, तालिबान रेडी भी ना हो कि मैं ऐसे कार्यक्रम करूं जो चाइना के खिलाफ हो, तो ये भी एक रणनीति तालिबान अपना सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रल रहे, ओपनली चाइना के हानि ना बढ़े, पर चाइना के खिलाफ भी कार्यक्रम नहीं करेगा। इसलिए नेटो को अगर एक्शन लेना है तो बड़ा सोच समझ के करना होगा। चाइना बैकआउट नहीं करेगा। एक बार चाइना जम गया और चाइना ने कन्विंस कर दिया कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, उसके बाद नेटो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि चाइना की लड़ने की जो मनोस्थिति है वो ठीक नहीं है, वो लड़ नहीं सकता, वो धमका सकता है। और सुन त्सू ने जैसे कहा था कि लड़ाई बिना लड़े जो लड़ाई जीती जाए वो सबसे बड़ी लड़ाई, अच्छी लड़ाई होती है। अमेरिका उसमें विश्वास करता है, पर अब अमेरिका चाइना का भी टेस्ट आएगा कि अब वो कैसे खरा उतरता है। अगर चाइना यहां से बैकआउट कर गया, उसका सारा CPEC का मामला भी बैकआउट हो जाएगा, तब इंडिया फायदा उठाएगा और POK पे अटैक करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आगे चल के होंगी, इसको हमें ध्यान से देखना होगा। फिलहाल जो है हमारे को जो नेटो कंट्रीज हैं और अमेरिका है, वो भी अभी इस्लामिक कंट्रीज OIC और शंघाई कोऑपरेशन को साथ में वार्तालाप करके ही अपनी अगली पॉलिसी तैयार करेंगे। सुमन जी, एक बात जानना चाहूंगा कि अब भारत है और भारत की क्या मनोस्थिति है, क्या तालिबान को लेकर, क्या अफगानिस्तान को लेकर, क्या योजना अब हमारी आगे हो सकती है? कि सबसे पहले तो वहाँ जो 3000 हिंदुस्तानी है उनके पहले तो उन्हें निकालना वो इंडियन गवर्नमेंट की शायद सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसी के बारे में बातचीत भी हो रही है और कमर्शियल फ्लाइट्स कब शुरू की जाए, और US के साथ भी यही डिस्कशंस चल रहे हैं कि उन्हें फैसिलिटेट करा जाए, क्योंकि सभी लोगों को फिक्र है सेफ्टी को लेकर। तो सबसे पहले सेफली अपने अपने नेशनल्स को सभी लोग निकालें। नेटो भी यही डिस्कस करेगा कि कौन सी कंट्री क्या काम करेगी। मेरे ख्याल से नॉर्वे पहले ही हॉस्पिटल्स की देखभाल कर रही है जो एयरपोर्ट पे बना हुआ है, टर्की वहाँ पे सुरक्षा देख रही है, मतलब ऐसे उनके काम पट्टे हुए हैं। हिंदुस्तान सबसे पहले तो अपने नेशनल्स को वहाँ से निकाले, उसके बाद वेट एंड वॉच वाली बात है कि वहाँ पे किस तरह का कुछ एक स्टेबल कुछ मिलता है, कोई इंक्लूसिव सरकार मिलती है। लोकतंत्र जैसे आपने शुरू में बताया था, वहाँ पे लोकतंत्र तो आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तालिबान जब 96 से 2001 में था, उनका जो सुप्रीम लीडर है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, वो
96 से 2001 में जो तालिबान सरकार थी उसमें उनके पास जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ वाइस एंड प्रमोशन ऑफ वर्च्यू। इस तरह की मिनिस्ट्री को वो हेड कर रहे थे, जिसका काम था कि एडल्ट्री करती हुई कोई औरत पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से मारा जाए, कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दिए जाएं, गर्दन काट दी जाए। ऐसी वाली मिनिस्ट्री के वो हेड थे, आज वो सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के। तो जब ऐसी वाली इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन आएगा पावर में और बिना लोकतंत्र के, बिना किसी औरतों की राइट्स के, वहाँ घबराहट और डर से लोग रह रहे हैं, सब लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कंट्री के साथ बिजनेस आगे कैसे बढ़ा जाए? पहले तो इन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई एक्सेप्टेंस और लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए। नेटो ने कहा भी है कि अगर जोर जबरदस्ती फोर्स के साथ अगर कंट्री को लिया जाएगा तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को वो लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा हिंदुस्तानी सरकार को कि इन क्या रिकग्निशन इनको मिल रहा है इंटरनेशनली, वहाँ पे किस तरह की कोई सरकार बन रही है या नहीं, और आगे चलकर अगर बातचीत से कुछ आगे बढ़ने की बात हो सकती है तो जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं तब उन्हें उनके बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेकिन पहले से इसकी अपनी अश्योर होनी चाहिए कि जो वहाँ जाएंगे काम करने के लिए ऐसा ना हो, क्योंकि पहले ये चीज हो चुकी है हिंदुस्तानियों के साथ। इंजीनियर्स को मारा गया था और 6 इंजीनियर्स मारे गए थे, ये कुछ साल पहले की ही बात है, और ये सारे काम तालिबान ने करे थे। तो कोई गारंटी नहीं मिलती है ना, कोई गारंटी मिलनी चाहिए कि सेफ्टी हो, अश्योरेंस मिलना चाहिए, और तब जाकर कुछ आगे बातचीत हो सकती है। तब तक तो मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं। प्रफुल्ल सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अभी ये भी पता नहीं है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर जो तालिबान से लोग भाग रहे हैं, कई तरह के जो वीडियो लोग देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए मोबाइलों पर कि लोग हवाई जहाज़ के बाहर बैठ बैठ कर भाग रहे हैं, जिसमें से 2-3 लोग तो नीचे भी टपक कर अपनी जान भी खो बैठे। आखिर ये लोग क्यों भाग रहे हैं? ये वहीं के रहवासी हैं। अगर तालिबान भी शासन कर रहा है तो कम से कम अभी इस समय में एकदम भगदौड़ ना मचा करके उन चीज़ों को स्वीकार करके फिर उसके बाद जब माहौल थोड़ा ठीक हो उसके बाद भाग लें, या फिर इन्हें भागने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको ये चंद बातें बड़ी क्लियर जानी चाहिए। आपने जितने भी इस्लामिक रिफ्यूजीज देखे भागते हैं, जो चाहे सीरिया से जहां भी हैं, सब यूरोपियन कंट्रीज में क्यों जाते हैं? और सब ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहां इस्लाम ना हो। इस्लाम में कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनको इस्लामिक रूल्स पसंद नहीं है। बेसिकली कोई भी जिस घर में महिला का जोर होता है, जहां बच्चे अच्छी तरह बड़े होते हैं, वो ऐसी शरीयत वैल्यूज को नहीं फॉलो करते। क्यों वो वुमेन के खिलाफ है? वुमेन के खिलाफ इसलिए है कि एक फैमिली को एक महिला बनाती है, बच्चों को महिला पढ़ाती है, बड़ा करती है, और जब महिला के बनाए हुए बच्चे बढ़ने लगते हैं, वो शरीयत वालों को एक्सेप्टेंस ही नहीं करते, खासकर जहां पे औरतों को कोड़े मारे जाएं और मारा जाए। इसीलिए वो शुरू से ही महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, और इसीलिए वो महिला को जबान नहीं खोलने देते। इन सब स्थितियों को देखकर जो आपके जो लोग हैं, जो अब आपको एक पता होना चाहिए, एक जमाना था अफगानिस्तान में रशिया के आने से पहले फैशन होते थे, यहाँ से पेरिस जाते थे। पेरिस की महिलाएं यहाँ का फैशन फॉलो करती थी। यहाँ पे सेकंड कंट्री टू गिव वुमेन सफरेज वाज अफगानिस्तान इन द वर्ल्ड, नॉट अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज। तो इसीलिए आप ये बात मान के चलिए कि महिलाओं का काफी एक समाज में बिल्कुल जिसको अस्तित्व है, जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं तालिबान, और इसीलिए सब बच्चे और बूढ़े जो भी हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तालिबान आ गया तो उनके आने वाली पीढ़ियों और आने वाली नस्लों का क्या होगा। औरतें जो हैं अपने बच्चों को, जहां अमेरिकन खड़े हैं तार के ऊपर से फेंक रही हैं उनके पाँव में कि हमारे बच्चों को ले जाओ, कम से कम वो तो जिंदा रह जाएं। ये हालत हो गई है। इसीलिए जो ये शरीयत लॉ वगैरह है, ये औरतों के खिलाफ जरूर होगा, पर जो नॉर्मल थिंकिंग बच्चा है, लड़का, यूथ है, वो इसलिए लाइक नहीं करता क्योंकि उसकी माँ और बहन की इज्जत नहीं है इसमें। इसीलिए तालिबान को बड़ी जरूरत, प्रॉब्लम आ रही है, खास करके फील्ड भरे हुए हैं, लोग
भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि विंग्स और एयरक्राफ्ट के व्हील में कैसे जाते हैं, मैं आपको समझा दूं। जो व्हील होता है वो जब टेक ऑफ के बाद टूट जाता है और एक व्हील बे में चला जाता है। तो ये क्या करते हैं, भाग के व्हील बे में किसी कोने में छुपने की कोशिश करते हैं कि जब टायर ऊपर जाए और वो बंद हो जाए तो वो एटलीस्ट सेफ तो रहे। पर क्या होता है, ये 30,000 फीट पे एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, 35,000 फीट पे बॉडी फ्रीज होती है, वैसे ही मर जाएंगे। और जब व्हील ऊपर जाने लगता है, सीक्वेंस ऐसा होता है कि वो डोर एक बार खुलता है, मतलब वो खुलने और बंद होने का सीक्वेंस में ये लोग जो अंदर बैठा था बाहर गिर जाता है। तो इसलिए वो 3-4 हजार फीट गिर गए, जो छुप गए थे अंदर। तो ये सैगॉन में भी हो चुका है। मैं आपको बता दूं, जब अमेरिकन सैगॉन से भाग रहे थे यही दृश्य था, और अमेरिकन जो वियतनाम से गए यही दृश्य था। ये साफ का साफ बता रहा हूं आपको, ये टोटल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। अमेरिकन ने जिनीवा कन्वेंशन का हनन किया है। एज अ ऑक्यूपेशन फोर्स उनकी ड्यूटी थी कि यहाँ पे वो अच्छी तरह हैंड ओवर करके जाते हैं, जिसको कि जिनीवा कन्वेंशन में उन्होंने रेटिफाई किया हुआ है, वो नहीं उन्होंने किया और भागे ऐसे ही अंधेरी आ गई है। ये अमेरिकन के कैरेक्टर की निशानी है। आप अगर वियतनाम वॉर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तालिबान उनके आगे कुछ भी नहीं है जो उन्होंने किया है मलाई वगैरह में। तो ये ह्यूमन नेचर है। और ये जो लोग भाग रहे हैं, ये कहीं किसी भी कंट्री में यह दृश्य होगा। आपको कश्मीर में देखना चाहिए था 48 में, हम तो पैदा होते उस टाइम, पर जो हमारे अंकल और फादर जो वहां थे उन्होंने बताया है किस तरीके से औरतें अपने गहने उतार के लोगों के पांव पे फेंक रही थी कि हमें उठा के ले जाओ यहाँ से। और जो डकोटा खाली वापस जा रहे थे, रिफ्यूजीज को वापस लेके जा रहे थे। तो ये मैं आपको दृश्य बता रहा हूँ, ये दृश्य हर जगह देखने को मिलते हैं जहाँ ऐसी बात होती है। चलिए सुमन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। चलिए समय लगभग पूरा हो चुका है, फिर अगले दिन हम इस पर चर्चा करेंगे इस विषय पर। दरअसल इस विषय पर जितनी चर्चा की जाए कम है, और जितनी जानकारी आप हमें दे सकें वो जानकारी हमारे लिए उतनी ही कम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे आपको ले चलता